फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सभी क्वेश्चन आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर से लिया गया है। इनमें से सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए दो टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, एक लघु उत्तरीय प्रश्न और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो ये जो है ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये पूछा गया कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों को लिखें और उनकी व्याख्या करें। देखिए फैराडे का दो नियम पढ़े हैं, यहाँ क्या बोल रहा है, नियमों को उनकी लिखें और उनकी व्याख्या करें। फैराडे का पहला नियम के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि W बराबर जो होता है जेड सी टी या फिर जेड आई टी जी। ठीक है, उसके बाद सेकंड नियम जो होता है यानी दूसरा जो नियम है फैराडे का यानी विद्युत अपघटन का, वो होता है W1/W2। क्या होता है, W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2। ठीक है, ये दोनों चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप फैराडे के दोनों नियम को परिभाषित कर सकते हैं, तभी आप दोनों फॉर्मूला को यानी दोनों नियम को परिभाषित कर सकते हैं, उनका एक्सप्लेन कर सकते हैं। फैराडे का दो नियम जो है, ठीक है, यहां तो ये नहीं करा कि नियम को परिभाषित करा, ये नियम को व्याख्या करें, यहां करा नियमों को। तो कहने का मतलब ये कि दोनों नियम को आपको परिभाषित करने के लिए कह रहा है। और ये आपको जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में तो 5 मार्क्स यानी 5 अंक के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं कि फैराडे का जो पहला नियम है वो क्या होता है, यानी किसी विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड एक एनोड होता है। तो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले या मुक्त होने वाले पदार्थ की जो मात्रा होती है वो घोल प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। ठीक है, यानी अगर जब इलेक्ट्रोलाइसिस की जब प्रक्रिया होती है तो जितना इलेक्ट्रिसिटी यानी आई क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, जितना विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही मतलब W एग्जिट होगा, मतलब जो होता पदार्थ की मात्रा ज्यादा पाया जाएगा इलेक्ट्रोड पर। ठीक है, यानी ज्यादा एकत्रित होगा। ठीक है, तो मान लिया जैसे कि आपको मानना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला ड्राइव करना, आपको व्याख्या ने एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप मान लेंगे कि C जो है एम्पियर की धारा है। ठीक है, यानी C के जगह आप I भी मान सकते हैं, C के जगह आप क्या मान सकते हैं, I भी मान सकते हैं। माना कि घोल में C एम्पियर की धारा है, मतलब C एम्पियर की धारा है और T सेकंड तक प्रवाहित करने से मुक्त हुए पदार्थ की जो मात्रा केजी किलोग्राम में है, तो फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार, यानी फैराडे का प्रथम नियम के अनुसार या फिर फैराडे का प्रथम नियम से, तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यानी जहां जो Q है, Q क्या इंडिकेट करता है, विद्युत आवेश की मात्रा को इंडिकेट करता है। कहने का मतलब ये कि Q जितना हम प्रवाहित करेंगे, Q को जितना मतलब मात्रा में दिया जाएगा, फिर विद्युत धारा जितना ज्यादा प्रभावित की जाएगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, W का मात्रा बढ़ेगा, यानी एकत्रित जो पदार्थ है इलेक्ट्रोड पर उसका पदार्थ की मात्रा बढ़ेगा। ठीक है, तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT और W बराबर ZCT। ठीक है, देखिए जब भी प्रोपोर्शनल हटता है, मतलब डायरेक्टली जब ये हटता है, जब ये समानुपाती जो होता है यानी प्रोपोर्शनल जब भी हटता है तो उसके जगह क्या आता है, मतलब एक निश्चित यानी एक तरह से स्थिरांक राशि आती है। ठीक है, तो यहाँ W बराबर क्या हो गया, ZCT हो गया। तो Z जो इंडिकेट करता है वो क्या है, मतलब एक तरह से स्थिरांक है, नहीं तुल्यांक स्थिरांक है। Z जहाँ क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक स्थिरांक है। और C जो है 1 एम्पियर, यहाँ C की जगह आप I भी मान सकते हैं, मैं बोल दिया। तो C के जगह क्या है, C मतलब क्या इंडिकेट करता है, 1 एम्पियर धारा को इंडिकेट करता है। और T जो टाइम को इंडिकेट करता है, यानी T यहाँ जो टाइम को इंडिकेट करता है ये सेकंड में इंडिकेट करता है। ठीक है, किसके रूप में, सेकंड के रूप में, आवर के रूप में यहाँ नहीं होगा। ठीक है, तो प्रथम नियम के अनुसार, फैराडे का प्रथम नियम के अनुसार, तो W बराबर क्या हो गया, ZCT। ठीक है, W बराबर क्या हो गया, ZCT, जहां Z क्या है, जहां विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z है, और T है, C क्या है, I यानी इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में है, T क्या है, टाइम है, और W क्या है, तो W जो होगा प्रवाहित होने पर, यानी इलेक्ट्रिक सिटी प्रवाहित होने पर इलेक्ट्रोड पर, किस पर, इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ जमा हुए हैं उसी का मतलब वेट है। ठीक है, तो ये प्रथम नियम को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रथम नियम को आप एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, तो आपको लास्ट में ये चीज लिखना पड़ेगा कि किसी घोल में एम्पियर की विद्युत धारा, यानी किसी घोल में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो मुक्त पदार्थ की मात्रा उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो जाता है। मतलब ये जो होता है, ये आपको फॉर्मूला दिया गया है, आप सोचिए, थोड़ा सा गैस कीजिए कि अगर यहाँ C का मान, अगर C का मान 1 हो यानी 1 एम्पियर हो और T का मान 1 हो यानी 1 सेकंड हो, तो क्या करेंगे, तो W बराबर क्या करेंगे, Z करेंगे इंटू 1 सेकंड करेंगे इंटू 1 एम्पियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, W बराबर Z हो जाएगा। तो W बराबर Z कब हो जाएगा, जब 1 एम्पियर 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाएगी, तभी क्या होगा, W बराबर Z हो जाएगा, अर्थात जो मुक्त पदार्थ है उसकी मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो जाएगी। तो ये प्रथम नियम है, ये फर्स्ट लॉ है, यानी फैराडे का तो फर्स्ट लॉ को हम लोग ने ड्राइव कर दिया। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, यानी 5 मार्क्स 5 अंक के क्वेश्चन है, तो आपको ये ड्राइव करना पड़ेगा। फर्स्ट लॉ हम लोग ड्राइव कर दिए। अब देखते हैं सेकंड लॉ हम लोग को क्या करा। सेकंड लॉ के अंतर्गत हम लोग जानते
जानते हैं, ये फॉर्मूला आपको किसी भी हाल में नहीं भूलना है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो फिर आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करने पड़ेगा, ये मतलब फॉर्मूला को, ये लॉ को ड्राइव करने में, एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम क्या कहते हैं? फैराडे का, ठीक है। देखिए, यदि सरणी क्रम में, किसमें, यानी सीरीज में जुड़े दो या दो से अधिक विद्युत विच्छेद खोल से विद्युत धारा की समान मात्रा अगर प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड जो भी होते हैं, कैथोड एनोड जो भी होते हैं, इलेक्ट्रोड पर जमा हुए मुक्त पदार्थों की जो मात्राएं होती है वो पदार्थों के समतुल्य भार के समानुपाती होता है, ठीक है। तो समतुल्य भार किसको कहते हैं? E1 E2 क्या करता है? ये समतुल्य भार को इंडिकेट करता है। तो मान चलिए आपको मानना पड़ेगा, गेस करना पड़ेगा, जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक आप वो फॉर्मूला को ड्राइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको मान लीजिए कि साधारण विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जमा हुए पदार्थों की मात्रा क्रमशः W1 W2 है, ठीक है। यानी दो इलेक्ट्रोड है तो दोनों का जो मान है, यानी पदार्थ की जो मात्रा है वो W1 W2 है और उसके समतुल्य जो भार है E1 E2 है, ठीक है। समतुल्य भार के बारे में आप पढ़े तो E1 E2 है। तो फैराडे का नियम यह क्या लागू होता है? तो W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1, ठीक है। नहीं, W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1, तो W1 का मात्रा ज्यादा अगर होगा तो E1 का भी मात्रा ज्यादा होगा, मतलब W1 बढ़ेगा तो E1 भी बढ़ेगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि एक राशि अगर बढ़ेगा तो दूसरा राशि भी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। और इन्वर्सली का मतलब होता है एक राशि घटेगा तो दूसरा राशि क्या होगा? मतलब बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो होता है, यानी तथा W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2, ठीक है। ये भी क्या है? मतलब ये नियम है फैराडे का द्वितीय नियम से। तो फैराडे का द्वितीय नियम से आप क्या कर सकते हैं कि W1 इज इक्वल टू W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 बाई E2, ये आप क्या कर दिए? प्रूव कर दिए। देखिए, आपका यहां तक प्रूव कर देंगे तो आपको 5 नंबर से, यानी 5 अंक जो होते हैं, 5 अंक आपको मिल जाएंगे, वहां से आपको ज्यादा चांस नहीं बनते मार्क्स कटने के, ठीक है। फिर आगे हमको क्या लिखना है कि यानी प्रथम नियम से पहला नियम हम क्या पढ़े कि W बराबर CT ZCT, तो W बराबर ZCT यानी 2CT किया गया। यहाँ देखिए क्या किया है, W1 इज इक्वल टू Z1CT तथा W2 इज इक्वल टू Z2CT, ठीक है। तो जहाँ अब ये क्या है कि W1 तथा W का मान रखने पर अब क्या करेंगे? W1 और W2 का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? Z1CT अपॉन Z2CT इज इक्वल टू E1 बाई E2। तो लास्ट में क्या होता है कि Z बराबर Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E होता है, यानी Z क्या है? Z को आप तो पता है, Z जो है एक तरह से तुल्यांकी भार है। तो ये जो किसके मतलब यहाँ लास्ट में आकर के क्या हो गया? ये मतलब विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती हो गया, यानी Z का मान अगर बढ़ेगा तो E का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अतः इस प्रकार हम यह कह सकते हैं, अतः एक ही प्रकार की विद्युत धारा का परिणाम विद्युत यानी विभिन्न विद्युत अपघटनों से होकर प्रवाहित किया जाए तो श्रेणीबद्ध में, यानी सीरीज में, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक भार के समानुपाती होता है। ये रिलेशन यहाँ लास्ट में आ गया, ठीक है। तो ये रिलेशन लास्ट में आया तो Z का मान अगर बढ़ेगा तो E का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो दोनों नियम को हम लोग क्या कर दिए? डिराइव कर दिए। क्वेश्चन क्या था कि फैराडे के नियम को, फैराडे के विद्युत अपघटन नियम को क्या करें? लिखें और उनकी व्याख्या करें। तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन लिखने के बाद आप सपोज करेंगे। सपोज करने के बाद आप क्या करेंगे? फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। और दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम में कि फैराडे के विद्युत अपघटन नियमों को लिखें, उनकी व्याख्या करें। 5 अंक के आपको पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लिए। तो चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकेंड नंबर करा के हेवर विधि से, यानी हेवर प्रोसेस से अमोनिया गैस के उत्पादन के सिद्धांत का वर्णन करें, ठीक है। यानी हेवर प्रोसेस जो है इसमें क्या किया जाता है कि अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। अमोनिया का उत्पादन किस विधि से किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए करा है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आया, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले क्या करेंगे? डिस्क्राइब प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया गैस बाय हेवर प्रोसेस, हेवर्स प्रोसेस, ठीक है। यानी हेवर्स से आप जो प्रोसेस दिए उन्हीं के माध्यम से आपको अमोनिया का प्रिपरेशन करने के लिए करा। तो सिंपल सी बात है कि हेवर्स प्रोसेस में क्या होता है कि N2 और H2 का संयुक्तिकरण से क्या होता है कि NH3 यानी अमोनिया का उत्पादन होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आप फॉर्मूला को लिख देंगे, यानी जो रिएक्शन है वो लिख देंगे NN2 प्लस 3H2। क्या करेंगे? यहाँ बैलेंस करके लिखा गया है N2 प्लस 3H2 इज, ये आगे के चल के क्या दिया है? 2NH3 दिया, मतलब अमोनिया दिया। तो ये 2 लगा हुआ, यहाँ 3 लगा हुआ, यहाँ 1 लगा हुआ, ठीक है। तो ये जो क्या है? बैलेंस इक्वेशन है, मतलब बैलेंस से जो रिएक्शन है, तो ये बैलेंस रिएक्शन यानी जो है एक तरह से संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये किसकी उपस्थिति में? Fe या फिर मोलिब्डेनम, यानी Fe यानी लोहा या फिर मोलिब्डेनम की उपस्थिति में 450 से 555 यानी 450 से 550 डिग्री सेल्सियस के बीच ये रिएक्शन को किया गया, ठीक है। तो हेबर विधि की, मतलब हेबर की विधि द्वारा N2 गैस और H2 गैस के संयुक्तिकरण से क्या होता है? NH3 गैस बनाया जाता है। ये लाइन आपको याद होना चाहिए कि N2 और H2 गैस के संयुक्तिकरण से NH3 बनाया जाता है हेबर विधि में, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि N2 प्लस 3H2 जो है ये आगे चल के क्या बना है? 2NH3 बना है, प्लस यह जो है 24 कैलोरी यानी 24
कैलोरी। यह क्या है कि 24 के मतलब कि 24 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा का मतलब क्या हुआ है, ऊर्जा रिलीज हुआ। ठीक है, तो ये जो प्रतिक्रिया है उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया, ये क्या है मतलब उत्क्रमणीय ऊष्माक्षेपी एवं आयतन में संकुचन को दिखाता है ये प्रतिक्रिया। और इसलिए ये जो है अतः इस लितेशिले यानी क्या कहते हैं लिशेतेलिए सिद्धांत के अनुसार, ये एक सिद्धांत होता है लिशेतेलिए के सिद्धांत के अनुसार NH3 का उत्पादन को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हैं कि उच्च दाब पर यानी हाई प्रेशर पर उच्च दाब पर प्रतिक्रिया का समय जो होगा अग्रिम दिशा में बढ़ेगा, और निम्न ताप पर चूंकि यह प्रतिक्रिया ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है कि ऊष्मा निकलता है, ऊर्जा निकलता है। तो यहाँ ऊर्जा निकलता है मतलब ऊष्माक्षेपी ऊर्जा रिलीज होता है, तो उसको क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी कहेंगे। जो ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है उसको कहते हैं ऊष्माशोषी। क्या कहते हैं उसको, ऊष्माशोषी, यानी ऊष्मा का जो शोषण करता है उसको क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी। जो ऊष्मा का मतलब रिलीज करता है उसको, या फिर एनर्जी रिलीज करता है उसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अतः निम्न तापक्रम पर NH3 का उत्पादन बढ़ना चाहिए, परंतु निम्न तापक्रम पर N2 और H2 गैस की प्रतिक्रिया की गति बहुत कम होती है। ठीक है, इसलिए न्यूनतम तापक्रम 450 से 550 डिग्री सेल्सियस पर यह प्रतिक्रिया कराई जाती है। ठीक है, ये जो प्रतिक्रिया कराई जाती है हैबर्स प्रोसेस में जो NH3 का उत्पादन किया जाता है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ में पूछे जाते हैं कि इसका जो ताप होता है या फिर इसका जो ये उत्प्रेरक होता है ये क्या होता है। उत्प्रेरक मोलिब्डेनम या फिर Fe यानी लोहा होता है, और इसका जो ताप होता है 450 से 550 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ठीक है, अब आगे हमको बताया जा रहा है कि उत्प्रेरक का व्यवहार, यानी उत्प्रेरक का व्यवहार जो है यानी जो 450 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस पर भी यह प्रतिक्रिया पीछे की ओर अग्रसर होने लगती है। इसे रोकने के लिए उत्प्रेरक लोटा और प्रोमोटर मोलिब्डेनम का व्यवहार किया जाता है, यानी प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ये हैबर्स प्रोसेस होता है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, और हैबर्स प्रोसेस को लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है। N2 और H2 का संयुक्तीकरण से NH3 बना देना है, और ये रिएक्शन आपको याद रखना कौन सा, ये क्या लगा मतलब कौन सा उत्प्रेरक काम आया, कौन सा कैटलिस्ट काम आया। और 450 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस को ताप को यानी हीट को रखना है, और N2 और H3 आपस में संयुक्तीकरण करा करके NH3 का निर्माण करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे बैलेंस कर देना है, यानी अनबैलेंस से फिर वो रिएक्शन को मतलब क्या करेगा, ज्यादा मतलब जो आइडियल सॉल्यूशन जो होता है, यानी आइडियल जो फॉर्म होता है रिएक्शन का वो क्या होता है, बैलेंस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं कि हैबर्स प्रोसेस से यानी हैबर विधि से आप अमोनिया का उत्पादन कर सकते हैं, अमोनिया बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन करा कि इनके बीच मतलब अंतर स्पष्ट करें। क्या करना है, अंतर स्पष्ट करने के लिए कह रहा है खनिज एवं अयस्क, निस्तापन और धारण, यानी निस्तापन और यहाँ होगा धारण होगा, उसके बाद परद्रावक और धातुमल के बीच डिफरेंस बिटवीन फ्लक्स एंड स्लैग, मिनरल एंड और कैल्शियम एंड रोस्टिंग। ठीक है, यानी कैल्शियम एंड रोस्टिंग, इसके बीच क्या डिफरेंस होता है, क्या मतलब अंतर होता है, वो आपको डिफाइन करने के लिए करा। देखिए खनिज और अयस्क, तो खनिज की परिभाषा क्या होती है कि धरती के गर्भ से प्राप्त रसायन जिसमें या फिर जिससे किसी एक तत्व की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, उसी को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। और अयस्क जो होता है वह खनिज जिससे धातु आसानी से कम खर्च में प्राप्ति किया जाता है, फिर निष्कासित किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं और कहते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। तो सभी अयस्क खनिज हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है। ये बात यहाँ आपको लिख देना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, जब भी आपको पूछा जाए खनिज और अयस्क में, ये सटीक बात जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये बार बार मतलब कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें कि सभी खनिज जो है अयस्क नहीं होते हैं और सभी अयस्क खनिज होते हैं। ठीक है, तो ये मतलब अंतर हो गया खनिज और अयस्क में। अब हमको अंतर करना है निस्तापन और जारन में। क्या अंतर होता है इसमें, देखिए निस्तापन जो होता है ये सांद्रित अयस्क को हवा की अनुपस्थिति यानी एब्सेंटी में यानी अनुपस्थिति में द्रव्यमाप के नीचे गर्म करने पर प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। यानी इसमें भी ऑक्सीडाइज किया जाता है, यानी ऑक्सीजन के ऑक्साइड के रूप में बदला जाता है सांद्रित अयस्क को। और इसमें जो होता है अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में, हवा यानी एयर की अनुपस्थिति में यह प्रोसेस की जाती है निस्तापन की। तो निस्तापन में अयस्क में उपस्थित जल और कार्बनिक पदार्थ वाष्प बनकर बाहर चले जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जिससे अयस्क हल्का और सांद्र हो जाता है। क्या हो जाता है, हल्का और सांद्र हो जाता है। अब देखिए जारन जो होता है ये सांद्रित अयस्क को हवा की उपस्थिति में द्रव्यमाप के नीचे
रिवरेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिवरेटिव भट्टी में गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जारन कहते हैं। तो जारन में जो होता है एक बेसिक अंतर आपको यहाँ ये नजर आया कि जारन में जो होता है एसिड को सांद्रित अगर किया जाता है तो वायु की उपस्थिति में यानी हवा की उपस्थिति में की जाती है, लेकिन निस्तापन में ऐसा नहीं होता है। इसमें अगर सांद्रित किया जाता है एसिड को यानी सांद्रण किया जाता है तो उसमें वायु की अनुपस्थिति में किया जाता है निस्तापन में। तो ये बेसिक अंतर होता है, बेसिक डिफरेंस होता है निस्तापन और जारन में। तो दोनों का काम तो है ऑक्साइड में बदलना, यानी दोनों का काम क्या है? सांद्रित एसिड को हवा की उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति में ऑक्साइड में बदलना, लेकिन किसमें उपस्थिति होगी? हवा के, किसमें नहीं होगी, वो चीज आपको याद रखना है। निस्तापन में हवा की उपस्थिति अनुपस्थिति होगी और जारन में क्या होगी? हवा की उपस्थिति होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है निस्तापन और जारन में। अगला जो डिफरेंस करना है हमको, अगला डिफरेंस हमको क्या करना है? देखिए 2 पॉइंट हमको ये बताया जा रहा है कि अयस्क में उपस्थित जल एवं कार्बनिक पदार्थ वाष्पित हो जाते हैं। ये किसके बारे में बता रहा है? जारन के बारे में बता रहा है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों फास्फोरस, सल्फर और आर्सेनिक ऑक्साइड बनकर वाष्पित हो जाते हैं। ठीक है, जिससे कि यहाँ दिखाया गया है फास्फोरस जो वह ऑक्सीजन के मतलब रिएक्शन करके साथ ये ऑक्साइड में बदल गया, ये भी मतलब उड़ गया है, वाष्पित हो गया है। और H+O2 ये भी क्या गया? SO2 बनकर के वाष्पित हो गया। आर्सेनिक +3O2 मतलब यहाँ क्या हो गया? ऑक्साइड में बदला है सब, यानी सबके सब यहाँ क्या बदला है? ऑक्साइड में बदला है। फिर ये क्या हो गया? रिलीज हो गया वाष्प के रूप में। ठीक है, अब हमको डिफरेंस करना है पराद्रवक और धातुमल में। पराद्रवक और धातुमल में क्या अंतर होता है? देखिए पराद्रवक जो होता है जरित अयस्क में क्या होता है कि जारित, जैसे कि जारन और निस्तापन अभी जस्ट हम पढ़े, तो जारन क्या है? एक प्रोसेस है, हवा की उपस्थिति में सांद्रित किया जाता है, ऑक्साइड में बदला जाता है। तो जारन में क्या होता है कि जरित अयस्क में उपस्थित अद्रवणशील क्या होता है कि अद्रवणशील अशुद्धि को द्रवणशील पदार्थ में बदलने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? द्रावक कहते हैं, परद्रावक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परद्रावक कहते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं आपकी भास्मीय यानी भस्मीय अद्रवणशील अशुद्धि प्लस अम्लीय पराद्रावक, किया आगे चल के क्या दिया है? द्रवणशील पदार्थ दिया है। यहाँ आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया है, रिएक्शन देकर के आपको यहाँ दिखाया गया। ठीक है, अब देखिए कि अम्लीय और द्रवणशील अशुद्धि प्लस क्या किया कि भस्मीय परद्रावक, या आगे चल के क्या हुआ कि द्रवणशील पदार्थ बना है। यानी जरूरत के अनुसार अगर भस्मीय और द्रवणशील अशुद्धि है तो उसमें अम्लीय क्या करेंगे? भस्मीय अगर अद्रवणशील अगर अशुद्धि अगर भस्मीय होंगे तो उसमें क्या करेंगे? अम्लीय पराद्रावक मिलाएंगे। अगर अम्लीय और द्रवणशील अशुद्धि है तो उसमें क्या करेंगे? भस्मीय पराद्रावक मिलाएंगे। हमको रिजल्ट क्या लाना है? द्रवणशील पदार्थ लाना है। तो उसमें जस्ट अगर वही भस्मीय है और द्रवणशील पदार्थ अशुद्धि अगर भस्मीय है तो उसमें अम्लीय द्रावक मिलाएंगे, परद्रावक मिलाएंगे। अगर अम्लीय जो है क्या कहता है कि अद्रवणशील अशुद्धि अगर अम्लीय है तो उसमें भस्मीय पराद्रावक मिलाएंगे। तो हमको रिजल्ट जो है लाना क्या है? मतलब उसको लास्ट में क्या में बदलना है? द्रवणशील पदार्थ के रूप में बदलना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ बदला गया है SiO2 प्लस CaCaO, आगे चल के क्या बदला है? CaSiO3 में बदला। ठीक है, ये हो गया पराद्रावक और धातुमल में अंतर। ठीक है, फिर भी हम लोग को धातुमल देख लेते हैं कि क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है। देखिए अयस्क में उपस्थित अद्रवणशील पदार्थ क्या होता है कि अद्रवणशील पदार्थ यानी जो द्रवन नहीं हो, यानी जो द्रवन के रूप में नहीं हो सकता है, तो अद्रवणशील पदार्थ पराद्रावक से उच्च तापक्रम पर संयुक्त कर द्रवणशील पदार्थ में परिणत हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? धातुमल कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तो क्या हम लोग क्या क्या पढ़े? परद्रावक और धातुमल में डिफरेंस पढ़े। उसके बाद अयस्क और निस्तापन और जारन में क्या अंतर होता है, खनिज और अयस्क में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज पढ़े। और हैबर्स प्रोसेस पढ़े, यानी हैबर्स प्रोसेस से कैसे अमोनिया का उत्पादन किया जाता है, अमोनिया का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। सिंपल सी बात है, NH2 प्लस H2 संयुक्तिकरण करके क्या देता है? NH3 देता है, उसी को क्या कहते हैं? हैबर्स प्रोसेस कहते हैं। लेकिन टेम्परेचर आपको 450 से 550 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना है। और जो ऑपरेट यानी उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट के रूप में जो काम करेगा मोलिब्डेनम या फिर लोहा काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ जो एक तरह से बैलेंस कर देना है लास्ट में, यही क्या हो गया? हैबर्स प्रोसेस हो गया। ठीक है, और दूसरा पहला नियम जो पूछा गया कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को परिभाषित करें, यानी फैराडे का जो विद्युत अपघटन का जो पहला नियम है उसको परिभाषित कीजिए और दूसरा नियम को भी परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये सभी क्या ये सभी जो क्वेश्चन हम लोग हल किए, तो ये सभी क्वेश्चन क्या है? यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ये जो जितने भी थ्योरी हम कवर किए इस वीडियो में, तो यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, चाहे शॉर्ट टाइप हो या फिर लॉन्ग टाइप हो। और ऑब्जेक्टिव तो MCQ हमेशा ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है, जो इफेक्टिव मटेरियल से होता है, अच्छा मार्क्स लाने के लिए जो अच्छा मटेरियल से होता है वो सारा चीज आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दें। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।